नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी डिले के लिए, लेट हो गया आज काफ़ी वीडियो। कल या परसों से, कल तो मैं वापस चला जाऊंगा, परसों से आपको समय पर मिलेगा सब कुछ। ओके, तो आज के लिए बस इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कल से आपको समय पर मिल जाएगा। ओके, परसों से। देखिए, न्यूज़पेपर डिस्कशन है ये आज का, और आज तारीख है 12 जुलाई 2023 ईस्वी। और काफ़ी सारे न्यूज़ हैं आपके लिए। देखिए, बीपीएससी पीटी और बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन दोनों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। और कई सारे ऐसे टॉपिक हैं ना, GS1 GS2 में कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बीपीएससी पीटी चूँकि नज़दीक है, तो मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी पीटी इफेक्ट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है, देखिए, ईडी के निदेशक हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, यही कहा जाता है इसको। इसके निदेशक हैं संजय मिश्रा। संजय मिश्र नाम है इनका। इनको बहुत बार सेवा विस्तार दिया गया है, और बीजेपी गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकारी गवर्नमेंट है वो बार बार इनको सेवा विस्तार दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर थोड़ा सा प्रश्न उठाया है और बोला है कि इनका सेवा विस्तार जो है, ईडी निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार जो है ये अवैध है। 31 जुलाई तक पद पर रहने का दिया है मौका, और तब तक सरकार को करना होगा निदेशक का चुनाव। शीर्ष अदालत ने कहा कि मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है। तो हम लोग थोड़ा सा 2021 के फैसले को भी देख लेंगे, वीडियो के अंत में आपको मैं बता दूंगा। और देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे पिछली बार पूछा गया था संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्या क्या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इस बार आपसे पूछा जा सकता है GS1 या GS2 में, क्या सरकार ईडी और इनकम टैक्स के जोड़ पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है? क्या ईडी और इनकम टैक्स जैसी चीज़ें जो हैं ये विपक्ष को डराने के टूल के तौर पर काम हो रहे हैं? इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरह के सवाल फ्रेम कर सकता है। तो समालोचनात्मक मूल्यांकन जैसे ही आ जाता है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना पड़ता है। लेकिन कभी भी ये मत बोलिएगा कि ईडी और इनकम टैक्स को लेकर सरकारें जो हैं वो दुरुपयोग करके परेशान करती हैं। आप ये ज़रूर बोलिएगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन हमेशा अपना पक्ष ये रखिएगा कि सरकार का कभी विरोध नहीं करना है, ना तो राज्य का ना तो केंद्र का। आपको क्या बोलना है कि ईडी और इनकम टैक्स जैसे जो संस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई हैं, और जब भी रेड मारे गए हैं इनके द्वारा पक्ष के पार्टी पर, विपक्ष के पार्टी पर, तो अधिकांश मात्रा में राशि बरामद होते रहे हैं। तो इसलिए इनका रेट जो होता है वो सही है। लेकिन सरकार को इससे भी बचना चाहिए कि इस पर आरोप न लगे। क्या आरोप न लगे कि भाई इसका दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को धमकाने के लिए। जिससे क्या होगा, बैलेंस्ड आंसर होगा आपका आंसर में कोई बाइसनेस नहीं होगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इस न्यूज़ को हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग अगला जो टॉपिक है आपका वो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। ऑनलाइन गेमिंग पर देना होगा 28% जीएसटी। सिनेमा हॉल में जो आप फूड पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, अगर आप गए होंगे कभी पीवीआर वगैरह में, तो वहाँ पर काफ़ी महंगे रहते हैं वो, तो उन पर प्राइस थोड़ा सा कम किया गया है। देखिए, ये सब चीज़ें तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी काउंसिल क्या है, और पूछा भी गया है कि जीएसटी काउंसिल क्या संवैधानिक बॉडी है, किस तरह से काम करती है, इसका प्रमुख कौन होता है, क्या इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो रोटेशन पद में होते हैं, किसका कितना वोटिंग होता है। तो हम लोग जीएसटी काउंसिल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जीएसटी परिषद के बारे में कि 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुआ था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन संशोधन कौन सा था? 101वां संशोधन था जीएसटी को लेकर। ओके, देखिए इसके बाद क्या लिखा है कि 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी, तब जाके ये संशोधन लागू हुआ था। जीएसटी जो संशोधन है इसको लागू करने के लिए पहले 2/3 बहुमत से इसको संसद में पारित करवाना पड़ा था। संसद में पारित करवाने के बाद आधे से अधिक राज्यों की जब तक पुष्टि नहीं हुई तब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे संशोधन जो पूरे संघ को प्रभावित करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें विशेष बहुमत संसद में भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए, तब जाके वो लागू होता है। तो जीएसटी कानून को इसी तरह से लागू किया गया था। परिचय क्या है? जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। जैसे जीएसटी परिषद का आप उदाहरण कहाँ पर दे सकते हैं? पॉलिटी से जोड़िए इसको। संघवाद का उदाहरण क्या है? जीएसटी परिषद, यानी कि केंद्र और राज्य जहाँ पर भी मिल के काम करते हैं, शक्तियों का बंटवारा पृथक्करण होता है, वहाँ पर संघवाद नामक चीज़ आ जाती है पॉलिटी में। तो संघवाद का सबसे नया उदाहरण कौन सा है? जीएसटी काउंसिल सबसे नया उदाहरण है संघवाद का, फेडरलिज्म का। इसको ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक संघवाद का उदाहरण है। इसे फेडरलिज्म
नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला है, संघवाद को बढ़ावा मिला है। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, जोड़िए एक दूसरे चीज़ों को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार स्थापित किया गया है, यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इस बॉडी का जिक्र किया गया है। सदस्य परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र व राज्यों की सिफारिश करने के लिए, जैसे वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन छूट दी जा सकती है। यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब में भी निर्णय कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल ही निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवार पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया था। 28% कर भी किसी पर लगा सकते हैं, किसी पर कर समाप्त भी कर सकते हैं कि भाई कर समाप्त कर दो, कोई भी कर मत लगाओ। हाल के घटनाक्रम पर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि और देखिए यहाँ पर क्या है, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होते हैं दो तरीके के। इनडायरेक्ट टैक्स की डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? तो जिसका कराघात और करापात, यानी कि जिस पर कर लगाया गया है उसी से जब वसूला जाता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जो आप लोग अगर कमाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है? जीएसटी, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी कौन सा है? तो इनडायरेक्ट टैक्स के कहा जाता है जीएसटी को। मतलब कि कर आपको चुकाना है, लेकिन कराघात किस पर होता है? करापात और कराघात अलग अलग आदमी पर होता है। कर एक्चुअली में दुकानदार को देना था, लेकिन दुकानदार सामान बेचकर आपसे कर वसूली करके जमा कर रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी कि जिस पर कर लगा है उसने कर नहीं दिया है, किसी और ने कर दिया है, तो इसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये बेसिक्स हैं कुछ, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा, जीएसटी के कर अंतर्गत कर संरचना क्या है? उत्पाद शुल्क, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि निम्न से कौन कौन से टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी होता है एक। वैट, लग्जरी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं वैट को। लग्जरी टैक्स जैसे बड़े महंगी गाड़ियों पर जो लगते हैं आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी है। अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी है, आईजीएसटी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है, बिहार से कोई सामान गुजरात जा रहा है तो उसको कवर करने के लिए कौन सा टैक्स होगा? तो आईजीएसटी टैक्स होता है। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली के रूप में। अभी कितने स्लैब हैं? एक है 5% का स्लैब, एक है 12% का, एक 18% का और एक 28% का स्लैब है भारत में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के तहत। किसी सामान पर 5% टैक्स लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा और 28% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल क्या है और ये कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी और ये संवैधानिक बॉडी है कि नहीं है? 279A1 के हिसाब से इसको स्थापित किया गया है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बार बार मैं भी कई बार क्रिटिसाइज़ करता हूँ गवर्नमेंट की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अच्छे काम भी करती है और उस काम का मुहर जब बाहर से कोई लगाए, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई सरकारें जो हैं हमारी, कोई एक सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ कि राज्य या केंद्र की, सभी देश की जो सरकारें हैं वो देखने में हमें लगता है कि सिस्टम खोखला है, लेकिन वो काम करती है। काम नहीं करते तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते बताइए? सरकार को कोसते भी हैं, फिर सरकार के साथ आपको काम भी करना है, सैल्यूट भी ठोकना पड़ेगा उसी मंत्री को जिसको आज आप मूर्ख समझते हैं। देखिए है क्या, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 15 वर्षों में, ये यूएन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। 15 वर्षों में 41.5 करोड़ भारतीय लोगों को गरीबी रेखा से भारत बाहर लेकर आया है। बीपीएल एक नाम की चिड़िया होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। सच में नहीं चिड़िया होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक पॉवर्टी लाइन बना गया, इसके नीचे जो लोग रहते हैं उनको अत्यंत गरीब मान लिया जाता है। अत्यंत गरीब मान, उसको क्या कहा जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? कि भाई गरीबी रेखा। एक पैमाना हमने बना दिया कि भाई ऐसा करो, 3,000 रुपये से कम मासिक जिनकी इनकम है, ऐसा कोई है नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने बताया, मैंने गरीबी रेखा बनाया कि ऐसा करते हैं, मेरे गांव में, मेरा छोटा सा गांव है, उसमें 3,000 रुपये से कम का जिनका भी इनकम है वो आज सबसे गरीब घोषित हो गए।
हम उनके लिए सुविधा करेंगे, हम आपको खाना देंगे, हम आपको पढ़ने के लिए पैसा देंगे। तो यही गरीबी रेखा नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है अपने देश में भी। तो उस गरीबी रेखा से हमने 15 वर्षों में 41.5 करोड़ आबादी को बाहर निकाला है। 2 को पाकिस्तान जोड़ देंगे तो इतना आबादी होगा। पाकिस्तान का ऑफिशियल आबादी तो 20 करोड़ ही है, अनऑफिशियल तो उनको भी नहीं पता है कितना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये यूएन का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं और सवाल क्या पूछा जाएगा उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत के लिए गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट राहत भरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 15 वर्ष के दौरान 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। यूएन ने भारत की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। किसने बोला है ये? यूनाइटेड नेशन ने बोला है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसकी बात हो रही है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी व ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की ओर से जारी की गई है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2005-6 से, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2005-6 से लेकर 2019-21 तक, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यही वो 15 साल का करीब में समय है, समय पीरियड है, टाइम पीरियड, जिसमें हमने 41 करोड़ लोगों को रोज़गार से बाहर निकाला। अब इसमें देखिए किसी सरकार को आप शाबाशी नहीं दे सकते, ना दोषी ठहरा सकते, क्योंकि देखिए 2005 से 2014 तक कौन थी? 13 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2013-14 के बाद से कौन काम कर रही है अभी भारत में? तो मोदी जी की गवर्नमेंट काम करे 2014 से। तो ये आपको पता होना चाहिए था। 14 से 19 तक रही मोदी जी की गवर्नमेंट 5 साल भी, और उधर भी वो लोग रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दोनों गवर्नमेंट रही है इसमें। और भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। इससे पता चलता है कि इन देशों ने काफ़ी तेज़ प्रगति की है। इन देशों में भारत के अलावा देखिए और कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन, कंबोडिया, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम शामिल हैं इन देशों में, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी को कम किया है। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार इस साल अप्रैल में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ 142.86 करोड़ हो गई, जो विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2005-06 में भारत में 55.1% गरीब थे। 2005-06 में कितने थे? यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में 55, यानी कि अगर 100 भारत की आबादी थी तो 55.1 लोग क्या थे? गरीब थे 2005-06 में। 5-6 ईस्वी को याद कीजिए, छोटे छोटे थे हम लोग तो, जो वर्ष 2019-21 में घटकर 16.4% रह गए हैं। 2019-21 में कितना आ गया है? 55 से कितना आ गया है? 16.4 पर आ गए हम लोग। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है ये। अभी मैं इसका क्रिटिसिज्म भी करूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पक्ष और विपक्ष दोनों समझाऊंगा इस रिपोर्ट का। जब मैं आपको पक्ष में समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या बात कही है सर ने, और फिर जब मैं आपको विपक्ष में कहूँगा तो आपको लगेगा कि ये रिपोर्ट तो सब धांधली होता है। अभी रुकिए, मैं समझाऊँगा। यानी कि 2005-06 से देश में करीब गरीबों की संख्या 64.5 करोड़ थी, जो 15-16 में 37 करोड़ और 19-20 में 23 करोड़ रह गई है भारत में गरीबों की संख्या। ये तो हो गई इस रिपोर्ट की बात। शिशु मृत्यु दर में भी रिपोर्ट में बताया है, शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबों में पोषक आहार से वंचितों की संख्या 5-6 में जहां 44.3% थी, वही 19-21 में घटकर 11.8% हो गई है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं उसको या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब भी आप गरीबी पर कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर इसको यूज करेंगे। और गरीबी पर आंसर राइटिंग करने को अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो आप मुझे बता देना कि नहीं आया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गरीबी से सवाल गारंटेड पूछा जाता है GS2 में, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे निबंध सब में भी काम आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसी तरह ईंधन की कमी से खाना न पका सकने वाले गरीबों की संख्या भी घटकर 13.9% पर आ गई है। पहले 52% थी, और सब कुछ में लगभग में हमने प्रगति की है। अब चलते इस रिपोर्ट के क्रिटिसिज्म की बात को लेकर समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये रिपोर्ट वाकई उतना सुंदर दिखता है जितना है? चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको गरीबी रेखा समझाया। मिस्टर ए रह रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे, इनकी आय है 100 रुपया। कल को मिस्टर ए की आय हो गई, मिस्टर ए मेरा ही नाम लो, बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम है अविनाश कुमार, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना होता है तो कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि अब आपसे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन नाम नहीं पता है, तो मैंने नाम बता दिया है। ओके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर। मिस्टर ए मेरा ही ले लीजिए, कल को आय था मेरा 100 रुपया पर मंथ एग्जाम्पल। आज मेरी आय हो गई है 120 रुपया पर मंथ।
क्या मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गया? सरकार का बनाया हुआ जो गरीबी रेखा है उससे तो मैं ऊपर आ गया, लेकिन क्या मैं गरीब नहीं हूँ? बिल्कुल गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ महाराज। बिल्कुल 120 रुपया में क्या होता है, लेकिन सरकार के आंकड़े में तो मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। यानी कि सरकार को ये समझना चाहिए कि बीपीएल रेखा से ऊपर आने वाला व्यक्ति भी गरीबी से अभी नहीं निकला है। बीपीएल रेखा से नीचे जो लोग हैं वो तो गरीब हैं ही, लेकिन बीपीएल रेखा से ऊपर जो लोग आ गए हैं, कल को इनकी आय 1,000 रुपये थी, आज उनकी आय 2,000 हो गई है, तो हम ये नहीं कह सकते वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। अगर हम उनको गरीबी रेखा से बाहर कहेंगे तो सरकार के मंत्रियों को 2,000 रुपये कर देना चाहिए पर मंथ, और बोले उनको इसमें जी के दिखाओ 2,000 में तुम मुझे पर मंथ, फिर बोलना कि गरीबी नहीं है। ये नहीं कर सकते हैं। यही आपको क्रिटिसाइज़ करना है कि बीपीएल रेखा के ऊपर रहने वाले लोग जो होते हैं, जब तक उनकी निश्चित आय नहीं हो जाएगी, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, स्वच्छ पेयजल की, स्वच्छ ईंधन की, स्वच्छ आवास की, स्वच्छ खाने की, रहने की, तब तक हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं मान सकते हैं। केवल आंकड़ों मत पढ़िए, वास्तविकता कई बार और भी ज़्यादा भयानक होती है। पहला क्रिटिसिज्म ये करना है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या करना है, अगर सरकार ने पिछले 15 वर्षों में इस रिपोर्ट के हिसाब से देश में अगर 2019 से 2021 में 23 करोड़ ही गरीब रह गए हैं, तो भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रही है अभी भी देश में? भारत सरकार जब से कोरोना शुरू हुआ है 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को महीने में चावल, गेहूं, दाल, तेल, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है बताइए? नहीं पड़ना चाहिए था। आंकड़े भी हमारे पास कि भारत सरकार बांटती है, क्यों बांट रही है? इसका मतलब ये है कि जो आंकड़ों में दिखाया गया है उस आंकड़े से इतर भी कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण से हमें आज भी बहुत सारे लोग हो सकता है बीपीएल परिवार से ऊपर आ गए हों, बीपीएल से ऊपर आ गए हों, लेकिन फिर भी उनको मासिक अन्न की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी आय जो है वो आज के हिसाब से नहीं हो पाई है। हो सकता है आपका गरीबी का नापने का पैमाना गलत हो। चलिए मैं मानता हूँ 2023 ईस्वी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो सॉरी। 2023 ईस्वी है, मैंने गरीबी का पैमाना कब बनाया था? 2005 ईस्वी में बनाया था गरीबी का पैमाना कि 1,000 रुपये महीना वाला आदमी गरीब होगा और 1,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाला आदमी गरीब नहीं होगा, बीपीएल के नीचे नहीं होगा। 2023 ईस्वी में यही पैमाना को अगर आप 5,000 भी कर देंगे तो 1,000 का 5,000 बचाना चाहिए। आज की वैल्यूएशन जो है 2005 में जितना 1,000 में आप सामान खरीदते थे उतना आज हम 5,000 में नहीं खरीद सकते हैं। तो यानी कि आपका गरीबी का आंकड़ा मापने का जो पैमाना है उस पैमाने पर भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। क्या वो गरीबी का नापने का जो पैमाना है वो आज के हिसाब से नापे गए हैं? अब आपको समझ में आया क्रिटिसाइज़ किस प्रकार से करते हैं, रिपोर्ट पक्ष और विपक्ष कहाँ से निकालते हैं खोद कर। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ब्रॉड देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। रेगनर नरकसे का मैंने एक कमेंट पढ़ाया था आपको, जब मैंने गरीबी पढ़ाया हुआ है डिटेल में, सारी भी समितियां सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने इकोनॉमिक्स लेक्चर में, आप जाकर देखिएगा। रेगनर नरकसे का एक कथन है कि जो व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। समझ में नहीं आया होगा। कोई व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है। उन्होंने इसको इस तरह से समझाया था कि आज जो व्यक्ति गरीब है वो क्या करेगा, उसके पास अपने परिवार के भरण पोषण की संपूर्ण साधन नहीं है, यानी कि उसके परिवार को पोषण अच्छा नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसके बच्चों के हेल्थ ख़राब रहेगी, यानी कि कल के उसके बच्चे ना तो पढ़कर कुछ कर पाएंगे, ना शारीरिक रूप से कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, फिर से वो गरीबी का कुचक्र है। उसकी बात की थी रेगनर नरकसे ने। तो इसको ध्यान रखिएगा। गरीबी ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैंने समझा दिया है अच्छे से। अगले टॉपिक पर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो भारत आए हैं। भारत में इस्लाम का अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान है। हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने बोला है। IPS अफसर थे बहुत पहले ये, तो अब तो NSA हमारे। नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजन के दौरान मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव, आपसे पीटी में क्या पूछेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है निम्न में से, इनका नाम ध्यान में रख लीजिए। प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, NSA से भी मिले हैं और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि सऊदी अरब से आए हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े मतलब कि गणमान्य व्यक्तियों में से एक हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंसा,
इनका नाम है। अल इंसा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अबुल करीम अल इंसा ने अजीत डोभाल का अभिनंदन किया। यही व्यक्ति हैं कि इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं ये। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बयानबाजी करने वाली कुछ विदेशी एजेंसियों को डोभाल जी ने जवाब दिया है। मंगलवार को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अबुल करीम अल इंसा का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में स्वागत करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर होने के कारण इस्लाम का अद्वितीय और गौरवपूर्ण स्थान है। ऐसा किसने कहा है? हमारे NSA ने कहा है। इस्लाम में सहयोग और बातचीत का जो सिद्धांत है वही सदियों पुरानी वसुधैव कुटुंबकम के पुरातन हिंदू सभ्यता व परंपरा को समाहित हो चुका है। डोभाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में कोई भी धर्म संकट में नहीं है। लेकिन डोभाल जी जो बोल रहे हैं, बहुत सारे नेता आए दिन बोलते रहते हिंदू खतरे में है तो मुस्लिम खतरे में है। बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग हिंदू हैं उसी देश में हिंदू खतरे में है। ऐसा लोगों को एहसास दिला दिया जाता है कि आप खतरे में हैं, लोग भी खतरा मान लेते हैं। अगला क्या है, डॉक्टर अल इंसा पूर्व में सऊदी अरब के न्याय मंत्री रहे हैं। देखिए जो आए हैं ये व्यक्ति सामान्य नहीं हैं। डॉक्टर अल इंसा न्याय मंत्री रहे हैं। उनकी गिनती प्रगतिशील इस्लामी विद्वानों में होती है। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हाल ही में उदारवादी विचारधाराओं कई विद्वानों ने भारत की यात्रा की है। 2023 में मिस्र के सबसे बड़ी मस्जिद के इब्राहिम अबुल करीम आलम भारत आए थे। देखिए मैं आपको क्या बोलूँगा, अब सवाल क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, हम लोग उस पर आएंगे। एक तो आपको भारत में जो हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसकी बात आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 30 में किया गया, आर्टिकल 29 में किया गया, शिक्षण संस्थान खोलने की बात हो या उनको संरक्षित करने की बात हो, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक बार मुझे एक आदमी लेक्चर दे रहे थे कि मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को भारत में स्कूल अलग से खोलने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए मैंने एक सवाल पूछा था, मैं आज भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे सवाल को लेकर थोड़ा सा भी बुरा मत मानिएगा, मैं सटीक सवाल पूछता हूँ हमेशा, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। हमने ऐसा देश क्यों नहीं बनाया कि किसी मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चे के साथ बैठ कर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो? क्यों उनको अपना अलग से स्कूल खोलने की ज़रूरत होती है? अलग करने से कोई भी चीज़ बंटता है ना कि जुड़ता है। अगर हिंदू मुस्लिम को एक होना है तो उनको एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक ही भाषा में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपकी अपनी भाषा है, सबको अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार है, सबको अपने धर्म को संपूर्ण रूप से मानने का अधिकार है, लेकिन क्लासरूम क्यों अलग कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, क्यों शिक्षण संस्थान अलग होने चाहिए? मैं अभी एक पक्ष की बात कर रहा हूँ, अभी मैं विपक्ष में भी बात करूँगा। तो ये मैंने सवाल पूछा था, इसका मुझे जवाब नहीं मिला था। देखिए इसलिए अलग करना होता है। देखिए हमारे जो आज़ादी की मिली थी हमें, थोड़ा सा मैं किस्सा सुना देता हूँ, आज वीडियो लंबा ना हो जाए बस। आज़ादी जब हमें मिली थी, हमारे देश को बांटा गया था धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जब बांटा गया तो एक बार को आप सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा तो आपको फील आ जाएगा क्यों ये संविधान में अधिकार दिए गए थे। देश में हिंदू मुस्लिम दंगा चारों तरफ छिड़ा हुआ था, एक दूसरे का गला काट रहे थे लोग चारों तरफ, बंगाल से लेकर लाहौर तक। लाहौर जैसे खूबसूरत शहर को, जहां आर्य समाज जैसे संस्थाओं का बोलबाला था, वहां पर कट्टम कट्टा गला काट रहे थे सिख और मुस्लिम एक दूसरे का, हिंदू एक दूसरे का। तो हुआ क्या, जब देश में किसी का संकट आया, बहुत सारे मुस्लिम लोग चले गए पाकिस्तान, बांग्लादेश चले गए। तो उसके बाद जो इस देश में कुछ लोग रह गए, आप ज़रा फील करके मुझे बताइएगा, उनके मन में एक डर होगा कि नहीं कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कि हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं चले गए? कहीं हमारे पूर्वजों ने तो कोई गलती नहीं कर दी कि हम इस्लामिक देश नहीं जाकर हम भारत में रह रहे हैं? उन्होंने इस्लाम और हिंदुस्तान में से हिंदुस्तान को चुना था, जो भारत में रह गए। ये लाइन आपने नहीं सुना होगा आज तक। वही मुस्लिम और वही बाकी लोग रह गए। अब उनको हमें ये सत्यापित करना था, हमें उनको ये बताना था, हमें उनको ये बताना था, उनके मन में ये चीज़ बिठाना था कि भाई यहाँ की जो सरकार है वो आपकी रक्षा करेगी। तो आपकी रक्षा कैसे करेगी? तो हमने संविधान में लिख दिया कि देखिए आप अल्पसंख्यक हैं इस देश के, आप अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हमारे संविधान का पहला कर्तव्य होगा। इसलिए हमने उसको मूल अधिकार में लिख दिया। उन्होंने बोला कि हमें डर लग रहा है, तो हमने बोला किस चीज़ का डर? अलग से मंदिर होगा आपका, मस्जिद होगा, आप स्कूल भी अलग से बना सकते, संस्थान भी अलग से खोल सकते, सब कुछ अपने हिसाब से आप अलग से कर सकते हैं।
तब उनके मन का एक डर हमें भगाना था कि ये देश उन्हीं का है, उन्होंने इस देश को चुनकर कोई गलती नहीं की है। इसीलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से क्लॉज डाला गया था। बाकी नेहरू लियाकत समझौता वगैरह आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहानी बताने की कोशिश की है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, सवाल यही सब पूछ सकता है आपसे। अगला टॉपिक क्या है भैया अपना? अगला टॉपिक जो है वो पीटी और मेंस दोनों फैक्ट से संबंधित है। देखिए, एक तो ये है कि 2045 तक ऊर्जा की मांग में 23% तक की वृद्धि हो जाएगी। और ये किसने बोला है? ये बोला है ओपेक। ओपेक एक संस्था है जो क्या करती है, दुनिया में तेलों का ठेकेदार की संस्था है ये। वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की ऊर्जा की मांग 2045 तक 23% की बढ़ोतरी होगी। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस ने मंगलवार को नाइजीरिया में तेल एवं गैस सम्मेलन के दौरान ये बात कहा था। देखिए, आपसे मैं क्या सवाल क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो ओपेक का भी कहाँ पर बैठक हुआ है? तो इसका बैठक हुआ है अपने नाइजीरिया में। नाइजीरिया तो पता ही है कहाँ पर है। नाइजीरिया की राजधानी पता है, आबूजा है। पहले इसकी राजधानी लागोस हुआ करता था, लेकिन अब इसकी राजधानी आबूजा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से क्या हुआ, इसके महासचिव का नाम भी पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा था आसियान के महासचिव का नाम, बीपीएससी ने पूछ लिया था घूमते फिरते। तो इनके महासचिव का नाम है हैथम अल घिस। इन्होंने कहा है। अब इनके कहने के बाद सवाल क्या पूछ सकता है? सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए वैश्विक ऊर्जा संकट के कौन कौन से कारण हैं और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। भारत में हम कितना ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और हमारी ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भरता कब तक बन जाएगी या क्यों नहीं बन पा रही है, बाधा कौन कौन सी आ रही है ऊर्जा को आत्म संकट बनाने में ऊर्जा में। तो ये कुछ आपसे मुख्य सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक टाटा समूह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विस्टर्न का जल्द ही अधिग्रहण। देखिए, पीटी फैक्ट होता है, पीटी फैक्ट में ये सब पूछे जाते हैं। जैसे एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया? टाटा समूह ने किया था। एयर इंडिया जो भारत सरकार की पहले प्लेन की कंपनी थी, एयरलाइन थी, उसको किसने खरीद लिया था? टाटा ग्रुप ने ही खरीदा था। तो विस्ट्रॉन है। टाटा समूह जल्द ही एप्पल के लिए पहली बार है, एप्पल का निर्माण करने वाली, एप्पल के फ़ोन का निर्माण करने वाली पहली भारत की कंपनी कौन सी बन जाएगी? तो टाटा बन जाएगी। यानी कि एप्पल का फ़ोन का निर्माण विस्टर्न करती थी और इसको कौन खरीद रही है? तो टाटा खरीद रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टाटा समूह ने जल्द ही एप्पल के लिए ठेके पर आईफोन बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। इस संबंध में समझौते का अंतिम रूप दे दिया गया है। अगस्त तक इसका मालिकाना हक टाटा के पास आ जाएगा। यह पहली बार होगा कि कोई घरेलू कंपनी आईफोन के असेंबली में कदम रख रही है। देखिए, पहली बार है ऐसा कि भारत की कोई कंपनी, घरेलू कंपनी, आपको पता ही है कि भारत में और दुनिया में सबसे अधिक फ़ोन का निर्माण शुरू हो गया। हमारे देश में होता है बहुत सारे फ़ोन का निर्माण, तो फ़ोन के निर्माण में आईफोन का भी निर्माण होता है। तो यही कंपनी कर रही थी। अब इसका ही अधिग्रहण किसने कर लिया? टाटा ने कर लिया है। देखिए, हालांकि इस मामले पर टाटा, विस्टर्न, एप्पल के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि दक्षिण कर्नाटक में विस्टर्न कॉर्प की फैक्ट्री का अधिग्रहण टाटा समूह करने वाला है। इस सौदे की संभावित कीमत 60 करोड़ डॉलर से अधिक है, जहां पर 10,000 कर्मचारी से अधिक लोग काम करते हैं, जो नवीनतम आईफोन 14 मॉडल को भी असेंबल करते हैं। विस्टर्न को ध्यान में रखिएगा, कौन अधिग्रहण कर रहा है उसका? तो उसका अधिग्रहण कर रहा है टाटा समूह। अगला जो टॉपिक है आपका वो नाटो में समझा चुका हूँ आप लोगों को। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वारसा पैक्ट आपके नाम सुना होगा। वारसा, नाटो, इन सब का कब बनाया गया था? तो 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, एक अमेरिकी ध्रुव और एक रूसी ध्रुव। तो रूसी ध्रुव में वारसा पैक्ट बनाया गया था, जिसमें सैन्य संगठन था रूस के लीडरशिप में, और अमेरिका के लीडरशिप में नाटो नाम के संगठन का निर्माण किया गया था। वारसा तो ख़त्म हो गई, वारसा पैक्ट का तो अब कोई नामो निशान नहीं रहा। यूएसएसआर भी गिर गया, लेकिन नाटो अभी भी है ही दुनिया में। दरअसल हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन नामक एक देश है, उसका राष्ट्रपति है कॉमेडियन। उस कॉमेडियन को, रूस को, यूक्रेन को उकसाया खूब सारा देशों ने, पश्चिमी देशों ने। कहानी मैं सुना देता हूँ कि जा भाई तू ऐसा कर, हम तुम्हें नाटो में शामिल करेंगे, हम तुम्हें नाटो में शामिल करेंगे। खूब सारा उसको रसमलाई खिलाया, और हुआ क्या? नाटो में उसको शामिल भी नहीं किया। इस चक्कर में उस पर रूस ने अटैक भी कर दिया। बेचारा यूक्रेन पिस गया, पश्चिमी देश और रूस के विवाद के चक्कर में। तो देखिए, नाटो का भी शिखर सम्मेलन हुआ है। यूक्रेन को लेकर मतभेद रहे, आपस में ही इनमें मतभेद हैं, और नाटो देश क्या बोलते हैं यूक्रेन को कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या खाक रक्षा करोगे जब आपस में ही आप में मतभेद है? तो इसमें बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो रूस से तेल लेते हैं, रूस से हथियार खरीदते हैं, नाटो के ही देश। देखिए यहाँ पर क्या है,
नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीडन को नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बन गई है। पहला पेटी फैक्ट आपका क्या हो गया कि स्वीडन नामक देश है जिसकी कैपिटल क्या है आप मुझे बताएंगे, उसको नाटो में शामिल कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुर्की ने उसके सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि तुर्की राष्ट्रपति स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमत हुए हैं और यह ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। वहीं नाटो नेताओं ने इस तथ्य पर आम सहमति बना ली है, क्या बना ली है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान समूह में शामिल नहीं हो सकता, बना ली है। जो यूक्रेन इनके बदौलत रूस से गया था लड़ने, उसको इन्होंने बोला कि अब तो तुम लड़ाई कर रहे हो, बीच लड़ाई में हम तुमको शामिल नहीं करेंगे इस संगठन में। अब बताओ यूक्रेन का क्या होगा, क्या होगा वही देखते हैं। कीव कितनी जल्दी और किन शर्तों पर समूह में शामिल हो सकता है, इस पर सदस्य देशों के अलग अलग रुख हैं। यूक्रेन को ही शामिल नहीं कर रहे ये लोग नाटो में, बोल रहे हैं कि शांति काल में हम शामिल भी कर लेते, जब युद्ध ऑलरेडी हो रहा है तो हम तुम्हें कैसे शामिल करेंगे। देखिए दरअसल पेंच कहाँ पर फंसा हुआ है। नाटो का एक क्लॉज है जिस क्लॉज में कहा गया है कि किसी एक नाटो देश पर हमला पूरे नाटो समूह पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर यूक्रेन को अभी शामिल कर लिया गया, उस पर रूस ने हमला किया हुआ है, तो पूरा हमला किस पे मान लिया जाएगा, पूरे नाटो समूह पर हमला मान लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को स्वीडन को नाटो में शामिल होने की इच्छा सराहना की, क्योंकि गठबंधन के साथ यूक्रेन के भविष्य के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करने के लिए अधिक काम बाकी है। बाइडेन शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक क्षण बताया। देखिए ऐतिहासिक क्षण वगैरह तो उन्होंने बताया ही, मुझे मुख्य रूप से आपको क्या बताना था कि नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है। स्वीडन जो है, स्वीडन नामक एक देश है जो नाटो का सदस्य बना है नया, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नाटो में इससे पहले भी 2-3 बार आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी राजधानी का मतलब इसके मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य देश हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। अगला जो है वो बिहार स्पेशल है, उसको देख लेते जल्दी से। 9 जुलाई 2023 का न्यूज़ है। क्या है कि 9 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर अवधि को विस्तार कर दिया गया है। अब यह 2025 तक चलेगी। और देखिए इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। गंगा नदी किनारे वाले जिलों को जैविक कॉरिडोर में शामिल किया गया है। दरअसल में है क्या, गंगा नदी में अगर खाद पानी जाता रहेगा, मतलब केमिकल वाले खाद जाते रहेंगे, तो गंगा नदी कभी भी साफ़ नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या प्लानिंग की, हमने बोला गंगा नदी को साफ़ करना है तो उसके आसपास के एरिया को भी हमें साफ़ करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से गंदगी अगर गंगा नदी में नहीं जाएगी तो गंगा नदी अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो ये जो ज़िले हैं इनको हमने बोला कि आप ऐसा करो, आप खाद का उपयोग मत करो, हम आपको ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध करवाएंगे। ऑर्गेनिक ज़िला घोषित करते हैं। जैविक कॉरिडोर हमने बनाना शुरू किया गंगा के आसपास के इलाकों में, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे गंगा जल जो प्रदूषित हो जाती है वो रुक जाएगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा को जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं। जैविक कॉरिडोर को जल जीवन हरियाली का महत्वपूर्ण घटक बताया गया है। जल जीवन हरियाली पता है ना, उसका जैविक कॉरिडोर एक घटक है। इसको ध्यान रखिए, वो पूछ लेगा कि जल जीवन हरियाली में निम्न से कौन सा एक शामिल नहीं है, तो वहाँ पर फिर आप गलती कर देंगे। जैविक खेती को क्लस्टर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत किसी पारिस्थितिक प्रणाली प्रबंधन, मिट्टी की उपलब्ध स्वच्छ गुणवत्ता का संरक्षण, हानिकारक पदार्थों से दोष मुक्त रखा जाएगा। किसानों को आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वर्तमान में इन जिलों में इतना एकड़ जैविक खेती की जा रही है। बिहार राज्य जैविक मिशन इसकी मॉनिटरिंग करता है। कौन मॉनिटरिंग करता है, तो बिहार राज्य जैविक मिशन इसकी मॉनिटरिंग करता है। देखिए यहाँ पर अगला क्या लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत किसानों को प्रथम वर्ष में 11,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान के रूप में दिया जाएगा। दूसरे तीसरे वर्ष में 6,500 रुपये के रूप में अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का मतलब होता है कि हम आपको राशि देंगे, मदद करेंगे आपको कृषि करने में। इस योजना के तहत देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 75% अनुदान पर आइसोलेटेड वैन, रेफ्रिजरेटर वैन की सुविधा दी जाएगी। एजेंसी के माध्यम से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य भी मिल सकेगा। मार्केटिंग का भी खर्च बिहार सरकार उठा रही है। राज्य के 38 जिलों में विश्व मुक्त अन्न का उत्पादन करने के लिए जैविक प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। इसके तहत फसलों के लागत मूल्य, कम उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। ऐसा होने पर किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। लागत कम होगा अगर किसानों का, तो क्या हो जाएगा, अपने आप उनकी आय बढ़ जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो समाप्त करता हूँ। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।